बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका कि नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसके लास्ट वीडियो में हमने साधन लागत, आधारित कीमतों और बाजार कीमतों में अंतर के बारे में पढ़ा था कि इन सब में अंतर का आधार क्या है, कर और अनुदान। वो कर उत्पादन कर और उत्पादन अनुदान, उत्पाद कर और उत्पाद अनुदान हो सकता है, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कुछ तादाद में है। वो तादाद में क्या है? तादाद में का मतलब यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे और उसी के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तभी आप नेक्स्ट वीडियो के जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला है वो हमारा है घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों की अवधारणा। देखो बच्चों, हमने जो पहले वीडियो पढ़ा था जिसमें निवेश की अवधारणा के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने सकल की और हमने शुद्ध की बात की थी कि सकल और शुद्ध दो कंसेप्ट हैं। सकल जिसमें हम मूल्यह्रास को भी शामिल कर लेते हैं, कुल जो होता है वो सकल हो गया। अब उसमें से मूल्यह्रास को हम घटा देते हैं तो वो क्या ज्ञात हो जाता है, हमें शुद्ध ज्ञात हो जाता है। तो एक जो कंसेप्ट है वो तो यही हो गया, सकल में से हमें क्या घटाना है, मूल्यह्रास, तो हमें क्या ज्ञात हो गया, शुद्ध ज्ञात हो गया। शुद्ध में हम क्या जोड़ देते हैं, मूल्यह्रास, तो हमें सकल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों की अवधारणा। तो घरेलू सीमा का अर्थ क्या होता है कि हमारे भारत देश की जो बाउंड्री है, आपने मैप देखा होगा ना भारत का, तो उसकी जो बाउंड्री है उसमें होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वो देश के लोग करें चाहे वो विदेशी लोग करें। आप जानते हो कि हमारे भारत देश में बहुत से फॉरेन कंपनीज है, विदेशी कंपनियां हैं, वो भी हैं, वो भारत देश की बाउंड्री में ही काम कर रही हैं और हमारे देश के लोग तो है ही। तो दोनों के द्वारा जो किया गया उत्पादन है जो कि कहाँ होता है, हमारे भारत देश में ही हो रहा है, देश की घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है, तो वो हो गई घरेलू सीमा। आ रहा है बच्चों समझ में? घरेलू जिसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं, डी, जैसे हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, एनडीपी की बात कर रहे हैं, तो डी बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो वो डी यही है घरेलू सीमा, डोमेस्टिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही है घरेलू सीमा, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक। एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या आती हैं, घरेलू सीमा में शामिल होती हैं। जो हमारा जो भौगोलिक रूप से जो हमारा देश है उसका जो बाउंड्री बनी हुई है उसके अंदर जो भी करने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो देश के लोगों के द्वारा हो चाहे वो विदेशी लोगों द्वारा हो, वो सब होती हैं घरेलू सीमा की धारणा में। ये आर्थिक क्रियाएं देश के निवासी और विदेशियों के द्वारा की जाती हैं, देश के निवासियों के द्वारा भी की जाती हैं और विदेशियों के द्वारा भी की जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है सामान्य निवासियों की अवधारणा। घरेलू के बारे में हमने जान लिया, सामान्य क्या होती है। अब हमारे भारत के लोग, वो हमारे भारत के लोग हैं जिनको नागरिकता प्राप्त है, उनके द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं वो होती है सामान्य निवासियों की अवधारणा। अब भारत के लोग कुछ तो भारत में रहते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। तो हमें क्या देखना है कि जो भारत के लोग जिनको की नागरिकता प्राप्त है उनके द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, चाहे वो देश में की जाए चाहे वो विदेश में की जाए, वो कहलाती है सामान्य निवासियों की अवधारणा। ठीक है, वे लोग जिन्हें किसी देश की नागरिकता मिली हुई है वे सामान्य निवासियों में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को शामिल किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यही है यहाँ पर कि हम जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो हम इसके अंदर सामान्य निवासियों की अवधारणा को शामिल करते हैं, अर्थात जिन लोगों को देश की नागरिकता प्राप्त है उनके द्वारा जो अर्जित आय है उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी है व्यक्ति जो कि हमारे भारत देश को छोड़कर क्या कर रहा है, वहाँ पर फॉरेन में जाकर कोई अपनी इनकम का उसने सोर्स ढूंढ लिया है और वहाँ पर वो इनकम कर रहा है, लेकिन है तो वो कहाँ का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, तो उसके द्वारा जो अर्जित आय होगी वो किसकी होगी, हमारी तो ही होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी आय को यहाँ पर भारत में भेजता है या फिर वो भारत का व्यक्ति है, वो खुद भी कंज्यूम करता है। इसी तरह से यदि मान लो कोई विदेशी है, वो आकर भारत में रहने लग गया, उसने यहाँ पर कोई अपना इनकम सोर्स ढूंढ लिया और वहाँ पर इसने अपनी इनकम करना शुरू कर दिया, तो वो इनकम किसकी हुई, उस विदेशी की हुई, हमारी तो नहीं हुई ना। तो वो क्या हो गया, उसको हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि देश की जो नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो आर्थिक क्रियाओं की जाती हैं, उसके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है वो सामान्य निवासियों की धारणा होती है और सामान्य निवासियों की धारणा को ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, जिसे हम नेशनल के रूप में बोलते हैं। जैसे उसको डोमेस्टिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेशनल, राष्ट्रीय।
ठीक है बच्चों, समझ में आया? यह है देश में अथवा विदेश में कहीं पर भी अर्जित की हुई हो सकती है। विदेश का नागरिक देश में भी रह सकता है या विदेश में भी रह सकता है, तो उसके द्वारा ये अर्जित आय होती है। ठीक है बच्चों, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय जिसे हम बोलते हैं NFIA। बच्चों ढंग से समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA। हमने अभी घरेलू की बात की, फिर उसके बाद हमने सामान्य की बात की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, एक तो हमने बात की डोमेस्टिक और एक हमने बात की नेशनल। घरेलू और सामान्य, इसको घरेलू या राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं। घरेलू और राष्ट्रीय दो बात की हमने। घरेलू में भौगोलिक सीमा के अंदर जो की जाने वाली आर्थिक क्रिया है उसको, चाहे वो देश के लोगों के द्वारा हो चाहे वो विदेशियों के द्वारा हो। ठीक है। नेशनल में हमने क्या बात की कि नेशनल में हमने बात की कि जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो देश में रह रहे हो चाहे वो विदेश में रह रहे हो। ठीक है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है वो किसका होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA, इसका ही अंतर होता है। जिसे हम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो घरेलू जो साधन है, घरेलू जो साधन है उनसे विदेशों में अर्जित आय, जो घर के जो लोग हैं वो कहीं विदेशों में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है, जो हमारे भारत के लोग हैं उनके द्वारा विदेशों में जो आय अर्जित की जा रही है, उसमें से बाहर के लोग हैं जो हमारे भारत देश में जो आय अर्जित कर रहे हैं उसको माइनस करके हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ज्ञात करते हैं। विदेशों साधनों द्वारा देश में अर्जित आय, समझ लेना अच्छे से कि जो भारत के लोग हैं वो विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं, उसमें से जो विदेशी लोग हैं जो भारत में आय अर्जित कर रहे हैं वो माइनस करने पर हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ज्ञात होती है। अर्थात ये वो आय है जो कि हमें विदेशों से प्राप्त हो रही है भारतीय नागरिक को। ठीक है। माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। माइनस में हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे भारत में ज़्यादा आय अर्जित कर रहे हैं, और ये प्लस में हो रही है इसका मतलब है जो भारतीय हैं वो विदेश में ज़्यादा आय अर्जित कर रहे हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हमें क्या करना है, जो विदेशी लोग हैं उनके द्वारा भारत में जो अर्जित आय है उसको माइनस करना है जो भारतीय लोग हैं जो विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं उसमें से। ठीक है। तो हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आ जाएगी NFIA, और इन दोनों का जो अंतर है वो यही है NFIA का। जैसे हमने सकल और शुद्ध का देखा था कि सकल और शुद्ध का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। उसी प्रकार से डोमेस्टिक और नेशनल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। ठीक है। अब वो देख लेंगे कैसे होगा। सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसमें यदि हम सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू, ये अब ये चीज़ देख लेना कि ये डोमेस्टिक है, ये एक छोटी अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? छोटी। हमने जो सकल और शुद्ध में कहा था ना कि शुद्ध तो छोटी है और सकल क्या है? बड़ी। डोमेस्टिक कैसी है? छोटी। घरेलू बात हो गई तो कैसी हो गई? छोटी। और जो नेशनल है वो एक बड़ी अवधारणा है। तो NFIA क्या होगा? जो डोमेस्टिक है और जो नेशनल है इसमें हम NFIA को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। डोमेस्टिक में हम नेशनल को याद करने के लिए, डोमेस्टिक छोटी है इसीलिए हम इसमें NFIA जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेशनल। और इसी प्रकार से नेशनल में से NFIA को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक, क्योंकि नेशनल बड़ी है, बड़ी में से हम NFIA को घटा देंगे तो छोटी आ जाएगी। छोटी क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा नेशनल। ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, अर्थात क्या हो गई हमारी? GNP, तो ये नेशनल हो गई। क्या बात हो गई इसमें? नेशनल की। नेशनल की बात कर रहे हैं ना, ये जो GNP वो क्या है? नेशनल। इसमें हम क्या करते हैं, जो GDP है, D, घरेलू। ठीक है। आप N और D को मैं इसलिए जो है गोला लगा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम नेशनल ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात हम बड़ी अवधारणा ज्ञात कर रहे हैं, और घरेलू कैसी है? छोटी। तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया? शेष विश्व में नियुक्त घरेलू कारक द्वारा अर्जित आय, मतलब जो देश विदेशी में जो आय अर्जित कर रहे हैं कौन से लोग? भारतीय लोग, माइनस जो घरेलू लोग हैं, मतलब हमारे भारत देश में जो विदेशी लोग आय अर्जित कर रहे हैं घरेलू अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के उत्पादन कारक द्वारा अर्जित आय। इसमें लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू कैसे है? छोटी अवधारणा, उसमें हमें क्या जोड़ना है? आप सिंपल सा ये भी लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात करना है GNP, नेशनल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा? GDP, जो D है डोमेस्टिक, उसमें हमें NFIA को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ठीक है।
सकल घरेलू उत्पाद में NFIA को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल क्या है, बड़ी अवधारणा, और डोमेस्टिक क्या है, छोटी अवधारणा। उसमें हमें NFIA को जोड़ दिया। अब NFIA क्या होता है वो यहाँ पर लिख रखा है, चाहे तो हम इसको NFIA लिख दो, चाहे आप ये लिख दो कि GDP में शेष विश्व में जो भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं उनकी आय माइनस जो विदेशी हैं वो हमारे भारत में जो प्राप्त आय कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, वो NFIA होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि शेष विश्व में जो घरेलू कारक गए हैं उनके द्वारा कर दी अर्जित आय, और जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो शेष विश्व के लोग हैं उनके उत्पादन साधनों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें सकल घरेलू उत्पाद या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो कि मैं बार बार चर्चा कर रहे हैं हम कि GDP सकल घरेलू उत्पाद, उसमें NFIA जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। कहने का तात्पर्य, इसको हम आगे ब्रॉड में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें नेशनल ज्ञात करना है तो हमें डोमेस्टिक में NFIA जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेशनल बड़ी अवधारणा है और डोमेस्टिक छोटी अवधारणा है। और यदि हमें डोमेस्टिक ज्ञात करना है तो हमें नेशनल में से NFIA घटाना पड़ेगा, ठीक है। NFIA ज्ञात करने के लिए हम नेशनल में से डोमेस्टिक को घटा देंगे, जैसे हमने मूल्यह्रास और सकल और शुद्ध में पढ़ा, सेम वही है। अब देखो यहाँ पर निवल आ गया, जो शुद्ध की हम बात कर रहे थे वही आ गया, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हमें GNP ज्ञात हो गया, GNP ज्ञात हो गया, G क्या है, ग्रॉस, सकल ये हमें ज्ञात हो गया। अब सकल से हमें क्या ज्ञात करना है, शुद्ध ज्ञात करना है, तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सकल से शुद्ध में डेप्रिसिएशन घटाते रहे तो हमारा क्या आ जाएगा, NNP, ठीक है। बस यही है यहाँ पर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमने मूल्यह्रास को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा शुद्ध आ जाएगा। मतलब हम पहले सकल राष्ट्र में चल रहे थे, GNP कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने ज्ञात किया किससे, GDP से, GDP से ज्ञात किया हमने GNP, और GNP से हमने मूल्यह्रास घटाकर क्या कर ज्ञात कर लिया, NNP भी ज्ञात कर लिया। तो ये जो अवधारणाएं हैं आपस में कनेक्टेड है, एक से हम दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी भी याद रखनी है, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद जो हमारी दूसरी जो अवधारणा है वो है विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा। परोक्ष का अर्थ होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं अप्रत्यक्ष। अब ये क्या होते हैं, एक कर तो जो होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं जैसे कि आयकर, और एक कर ऐसे होते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि किसी भी उत्पादन पर लिया जाने वाला कर जो कि उपभोक्ता के द्वारा वहन किया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। इस अवधारणा को हम पहले भी समझा चुके हैं। वही अवधारणा है कि जो साधन लागत होती है उस पर क्या होता है कि उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय के आधार पर क्या होती है, कीमत होती है। जैसे कि हमने पेन की बात की थी कि उत्पादन के साधनों पर हमने खर्च करके इसकी कीमत कितनी निकाली, 10 रुपए। अब ये वस्तु जब बाजार में आती है तो उस पर टैक्स लग जाते हैं या अनुदान को माइनस कर दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू 9 रुपए हो जाती है। हमने चर्चा की थी ना कि 2 रुपए तो इस पर लग गया टैक्स, लेकिन सरकार को लगा ये जरूरी है तो इसे सरकार ने क्या दे दिया, इस पर अनुदान दे दिया, कितने रुपए का, 3 का, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 रुपए। तो साधन लागत पर इसकी कीमत क्या हो गई, 10 रुपए। बाजार कीमत पर इसकी कीमत क्या हो गई, 9 रुपए, क्योंकि 2 रुपए टैक्स लग गया, 3 रुपए अनुदान। तो बस आपको ये ज्ञात करना है कि जो साधन लागत है वो तो होती है छोटी अवधारणा, और बाजार कीमत होती है वो होती है बड़ी अवधारणा। तो साधन लागत छोटी है, इसलिए साधन लागत में इनडायरेक्ट टैक्स को तो हम जोड़ देते हैं और जो अनुदान है उसको घटा देते हैं, और उसका उल्टा बाजार कीमत है उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और जो अनुदान है उसको जोड़ देते हैं। एक फॉर्मूला याद कर लो तो दूसरा उसका आपको विपरीत करना अपना आप ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं कि देश में होने वाले उत्पादन का मूल्यांकन किस पे करते हैं, बाजार कीमत पर। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पहले CSO साधन लागत पर करता था, लेकिन अब किस आधार पर करता है, बाजार की कीमतों पर, जिसमें कर और अनुदान दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। यदि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते हैं तो इसमें अप्रत्यक्ष कर भी क्या होता है, शामिल। यदि हम बाजार कीमत की बात करें साधन लागत में, तो हम क्या कर लेंगे, अप्रत्यक्ष कर को शामिल करेंगे, तभी बाजार कीमत आएगी, क्योंकि बाजार में आने के बाद उस पर कर लगते ही हैं। अप्रत्यक्ष कर से वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित होने से इनकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यह कर कौन लेता है, सरकार लेती है। सरकार ने इस पेन पे 2 रुपए कर लगा दिया तो सरकार क्या करेगी, उस कर की राशि को लेगी और इस पेन की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सरकार के द्वारा कर लिए जाते हैं। कर लगाने से क्या होता है, जो वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो साधन लागत पर वस्तु की कीमत कम होती है, लेकिन बाजार कीमत पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि उस पर कर लग जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का वह अंश जो उत्पादन के साधनों को प्राप्त होता है। इसकी गणना के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों को क्या करा जाता है, घटाया जाता है। यहाँ उल्टी बात लिखी हुई है कि हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंश, जो कि हमें ज्ञात करना है कि उत्पादन के साधनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, इस पैन में उत्पादन के साधनों को कितने मिल रहे हैं। तो हम जो बाजार कीमत पर जो इसकी कीमत है उसमें से हम करों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगी कि क्या इसकी साधन लागत पर कीमत है। ठीक है, जैसे 12 रुपए क्या है इसकी मार्केट प्राइस चल रही है, तो हमने इसमें कर की राशि कितनी थी, 2 रुपए, वो हमने घटा दिया, तो हमें पता चल गया कि 10 रुपए क्या है इसकी साधन लागत है, अर्थात उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय है। यहाँ पर यही लिखा है कि जो FC है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, उसको टैक्सेस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ गया, MP। तो हमें यदि FC ज्ञात करना है तो हमें MP में से जो टैक्सेस है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वस्तुओं की कीमतें पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जैसे रसोई गैस, सरकार के द्वारा सरकार चाहती है कि अनुदान देके उसकी राशि को क्या कीमत को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अतः बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अनुदान को शामिल किया जाता है कि बाजार कीमत पर यदि हम ज्ञात करेंगे, यदि जैसे हमने बात की MP यदि हमें ज्ञात करनी है तो हमने टैक्सेस को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो सब्सिडी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो सब्सिडी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम कि इसमें ये हमारे हो गए टैक्सेस और यहाँ सब्सिडी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब यदि हमें FC ज्ञात करनी है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि मार्केट प्राइस में से हमने टैक्सेस को क्या किया है, घटाया है, तो यहाँ सब्सिडी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर यही क्या है कि अतः बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अनुदान को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। बाजार कीमत है उसमें यदि हम बात करें तो उसमें अनुदान भी शामिल होती है और टैक्सेस भी शामिल होते हैं। यदि हमें बाजार कीमत ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा, टैक्सेस को घटाना होगा, टैक्सेस को जोड़ना होगा और अनुदान को घटाना होगा, टैक्सेस को जोड़ना होगा और अनुदान को घटाना होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये कम होती है साधन लागत, बड़ा है ये, और जो मार्केट प्राइस बड़ा है और जो फैक्टर कॉस्ट है वो कम है, तो मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स को जोड़ देते हैं, सब्सिडी को घटा देते हैं। जबकि फैक्टर कॉस्ट यदि हमें ज्ञात करना है तो हम मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है, अतः जब बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है व अनुदान को जोड़ा जाता है तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, हमें FC याद करना है कारक लागत पर, तो मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या करेंगे, घटाएंगे और सब्सिडी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। NNP एट FC ज्ञात करने के लिए NNP एट MP, हमने यहाँ FC और MP लिखा है। अब ये FC और MP NNP भी हो सकते हैं, GDP भी हो सकते हैं, GNP भी हो सकते हैं, NDP भी हो सकते हैं। हम केवल यहाँ पर उस संकल्पना की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की या सकल घरेलू उत्पाद की इनकी बात नहीं कर रहे, उसकी चर्चा भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम केवल MP और FC से ज्ञात करना सीख रहे हैं कि कैसे हम मार्केट प्राइस ज्ञात करते हैं और कैसे हम फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करते हैं। यहाँ NNP इसलिए दे रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो NNP एट FC यदि याद करनी है, मतलब FC हमें ज्ञात करनी है, तो MP जो होता है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स तो घटेंगे और सब्सिडी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स घटेंगे और सब्सिडी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए घटेंगे, घटाने वाली चीज़ देखो क्यों घटेंगे, क्योंकि FC है वो छोटी अवधारणा है, इसलिए हमने MP में से घटाया है। यदि MP ज्ञात करनी होती तो FC में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते, सब्सिडी को घटाते। याद रखना है आपको अच्छे से ये चीज़ें। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यदि हम इन दोनों की बात करें, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शुद्ध कर, उत्पादन कर या शुद्ध उत्पाद कर, तो यहाँ केवल शुद्ध करों की बात करें कि यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो वो इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडी है उसका अंतर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान का क्या होते हैं, अंतर, कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अनुदान का क्या होते हैं, अंतर। इसे हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NNP एट FC यदि हमने ज्ञात की यहाँ पर, तो NNP एट MP इसमें से हम डायरेक्टली NIT घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है,
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना और सब्सिडी प्लस करना की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों ही है। इन दोनों का जो माइनस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का माइनस होता है, वो होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि हमें NNP एट MP ज्ञात करनी है, मतलब हमें बड़ी चीज़ ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, NNP एट FC में NIT को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि हम केवल यहाँ कर और अनुदान दोनों को अलग नहीं ले रहे हैं, हमने एक साथ ही ले लिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स में, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में, कि हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर में अनुदान दोनों को घटा लिया, जैसा कि हम हमेशा घटाते रहते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा दिया तो जो हमारा अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा दिया तो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ गया। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। अब हमें NNP एट MP ज्ञात करना है तो हम FC में उसको जोड़ देंगे। यदि हमें FC ज्ञात करना है, अर्थात छोटा ज्ञात करना है, तो हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन में करते हैं कि सकल ज्ञात करना होता है तो डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं, शुद्ध ज्ञात करना होता है तो डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए आसानी भी रहेगी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाकर ज्ञात होता है। ठीक है, अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को FC अर्थात छोटी अवधारणा है ज्ञात करने के लिए मार्केट प्राइस में से घटा देंगे, और यदि हमें मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है अर्थात बड़ी अवधारणा ज्ञात करनी है तो साधन लागत में हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक अवधारणा हो गई। तो हमने यहाँ जाना एक तो घरेलू सीमा और सामान्य निवासियों वाली अवधारणा, जिसमें NFIA का अंतर होता है, जिसके द्वारा हम नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने चर्चा की यहाँ पर कि MP और FC दोनों में डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा बड़ा भाग होता है, FC छोटा होता है, और मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं, FC ज्ञात करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस में से घटा देते हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं आपको अच्छे से समझनी है, याद करनी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे, इससे क्या ज्ञात करेंगे, इससे क्या ज्ञात करेंगे, एक से दूसरा हम कैसे ज्ञात करते हैं, और तीसरा जो हमारी चीज़ थी वो सकल और शुद्ध की थी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें मूल्यह्रास का अंतर होता है। आप ये तीनों अवधारणा अच्छे से समझ लेंगे कि किससे क्या ज्ञात किया जा सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नेशनल और डोमेस्टिक में किसका डिफरेंस होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, मार्केट प्राइस और FC में किसका डिफरेंस होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, और सकल और शुद्ध में किसका डिफरेंस होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे सकल और शुद्ध ज्ञात किया, कैसे विदेशी घरेलू और सामान्य, घरेलू और नेशनल ज्ञात किया, इसके बाद कैसे हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, बाजार कीमत और साधन लागत ज्ञात किया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से एलोबरेट कर सकें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।